नमस्कार मित्रों मैंने इसके पहले आपको मुद्रास्फीति का टॉपिक पढ़ाया था और उसी मुद्रास्फीति के टॉपिक के अंतर्गत जब हम पढ़ रहे थे कि मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रण किया जाए, तो उसके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के 2 तरीके थे। जो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने का पहला तरीका था दोस्तों, वो था राजकोषीय नीति यानी सरकार के द्वारा, और दूसरा तरीका था दोस्तों जो बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत हमने बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब टर्म पढ़े थे। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो बनाने से पहले यानी मैं जो अगला वीडियो राष्ट्रीय आय पे बनाना चाहता था, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार इन टर्मों को आपके को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों मैं अभी प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहा था तो मैंने पाया कि इन टर्मों से बहुत से क्वेश्चन आए हैं आपके SSC के एग्जामिनेशन में, सिविल के एग्जामिनेशन में, इवन IAS के एग्जामिनेशन में। इस टर्मों से बहुत से क्वेश्चन और बहुत सरल क्वेश्चन आए हैं। तो एक बार जल्दी से मैं जितने टर्म्स हैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर हम कोशिश करते हैं कि 7-8 प्रश्न भी इस पे सॉल्व कर लें, जिससे कि आपको पूर्णतः इन टॉपिक पे अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक दर, CRR, बैंक दर, CRR, SLR, रेपो रेट। तो पहले आप जानते थे दोस्तों कि बैंक जो है मौद्रिक नीतियों को बनाता है। मौद्रिक नीति का 2 कारण है, मुद्रास्फीति नियंत्रण, और अगर इसको आप विस्तृत रूप से देखें तो मौद्रिक नीति का सबसे मेन काम क्या होता है, तरलता पर नियंत्रण। तरलता को आप संबंधित समझ सकते हैं कि मनी पर, एक प्रकार से बाजार में अगर ज़्यादा मनी आ गई यानी बाजार में ज़्यादा तरलता बढ़ गई, तो मौद्रिक नीति के तहत बैंक जो है उस तरलता को कभी बढ़ाता है और कभी घटाता है। केवल घटाना ही नहीं, तरलता को बढ़ाना भी सरकार का लक्ष्य है। देखिए इस पे आपको 2 चीज़ क्लियर होना चाहिए। तरलता घटाना का मतलब मुद्रास्फीति से संबंधित है, तरलता बढ़ाना आर्थिक समृद्धि या GDP से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा टॉपिक को कॉम्प्लेक्स रूप में मत समझिए, आप फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। देखिए, तो बैंक जो है मौद्रिक नीति या तरलता पे नियंत्रण के लिए 2 तरीके अपनाता है। पहला वो मात्रात्मक उपाय अपनाता है, जब कभी मात्रात्मक उपाय विफल हो जाते हैं तो वह गुणात्मक उपाय अपनाता है। मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत क्या है दोस्तों, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, CRR जिसे हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात, SLR संविधिक तरलता अनुपात। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम सब देखते हैं। बैंक दर क्या है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को लंबी अवधि का ऋण देता है। यानी RBI जो है बैंकों को लंबी अवधि का ऋण देता है। फिर अगर आप रेपो रेट के बारे में देखें तो रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को कम अवधि का ऋण देता है। ये टर्म दोस्तों केवल ऋण देना ही नहीं याद करना है आपको, लंबी अवधि और कम अवधि का टर्म याद करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ तक ये मेरी बात सत्य है। देखिए दोस्तों, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, एक सेकंड दोस्तों प्लीज़, थोड़ा सा मैं आपको फिर समझाता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, जैसे आप प्रश्न संख्या 207 देख रहे होंगे ध्यान से, प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं। इसमें क्या पूछा है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहा जाता है, रेपो दर। और ये क्वेश्चन आपका 2 बार आ चुका है, वो भी मेंस में UPPCS के। फिर देखिए यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 208। दोस्तों थोड़ा इसको आप जूम करके ध्यान से देखिएगा। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी में हल्का सा कंप्रोमाइज़ है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने की बेहतरीन कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से समझ सकें चीज़ों को। देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़ते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को अल्प अवधि का उधार देता है, अल्प अवधि को उधार देता है। कौन सा दर होगा बेटा बच्चों, वो दोस्तों वो होगा रेपो दर। अगर RBI बैंकों को दीर्घ अवधि का उधार देता है तो उसे बैंक दर, अल्प अवधि का उधार देता है तो उसे रेपो दर। देखिए ये क्वेश्चन आपका PCS में 2013 में आया है। फिर देखिए वह दर जिस पे बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, ये रिवर्स रेपो दर है। चलिए इसको भी हम बाद में बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि आप छोटे से कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन को आपने इजीली से सॉल्व कर लिया। यानी कि अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि बैंक दर, रेपो दर क्या है। बैंक दर यानी दीर्घकालिक ऋण, रेपो दर मतलब अल्पकालिक ऋण। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो दर।
रिवर्स रेपो दर को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों से ऋण प्राप्त करती है। अभी तक क्या हो रहा था कि आरबीआई जो है बैंकों को उधार दे रहा था, चाहे वो बैंक दर का केस हो, चाहे वो रेपो दर का केस हो, आरबीआई क्या कर रहा था, बैंकों को उधार दे रहा था। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो आपके वाणिज्य बैंक है, यानी सिंपली जो बैंक है वो आरबीआई को उधार दे रहे हैं। वास्तव में दोस्तों ऐसा होता नहीं है। बेसिकली हम लोग जनरली 99% लोग इसी को मानते हैं कि हाँ ये ठीक भी है, गलत भी नहीं एक प्रकार से, पर वास्तव में इसका अर्थ ये होता है, यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी अधिशेष राशि को आरबीआई के पास जमा करता है। मान लीजिए बैंक में किसी दिन पूरा कार्य हुआ और बैंक के पास जो एक्स्ट्रा मनी, बैलेंस मनी, जो अधिशेष मनी है, आरबीआई को बैंक क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। सिंपली आजकल आप सब जान रहे हैं कि सभी काम ऑनलाइन तरीके से होता है, कोई पैसा ले जाके जमा तो करना नहीं है, सभी चीज़ ऑनलाइन तरीके से हो रहा है। तो आरबीआई को जो है, जो बैंक के पास अधिशेष राशि है उसे ट्रांसफ़र कर देता है। और हमको लगता है कि नहीं, आरबीआई ने बैंकों से उधार लिया है। आरबीआई ने बैंकों से उधार नहीं लिया है, बल्कि बैंकों की जो अधिशेष राशि थी, जो बैलेंस अमाउंट था, बैंकों ने उसे आरबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी को हम लोग जनरली बोलते हैं पार्किंग टू आरबीआई। जैसे आप अपनी गाड़ी कहीं ले जाके पार्क कर देते हैं, उसी तरह हम इसे बोलते हैं कि बैंकों ने अपने पैसे को, जो अधिशेष अमाउंट बचा था, उसे आरबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं इस पर भी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपका ये क्वेश्चन आया है, ये देखिए, ये यूपी पीसीएस 2000 मेंस में आया है, 2008 में मेंस में आया है। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, यानी बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, ये कौन सा दर होगा, रिवर्स रेपो दर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, अगला कॉन्सेप्ट है आपका CRR। हो सकता है दोस्तों मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ, उसका मेरा एकमात्र कारण है, मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि मैं आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ बताना चाहता हूँ। वास्तव में अगर दोस्तों ये जितनी चीज़ें हैं, अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और आपको अच्छे से उदाहरण दूँ, तो इतने ही टॉपिक को पढ़ाने में मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, या 1 घंटे तो एटलीस्ट लग ही जाएंगे। लेकिन मैं इसको आपको चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11-12 मिनट के वीडियो में मैं आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझा दूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। CRR, जिसे हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। बैंकों के कुल जमा राशि, यानी बैंकों के पास जितनी जमा राशि है, इसे हम लोग निवल देयता या NDTL भी कहते हैं, का वह हिस्सा जिसे बैंक अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास जमा करते हैं या आरबीआई के पास रखते हैं। यानी कि बैंकों के पास जितनी जमा राशि है उसका एक कुछ फिक्स अमाउंट, वो CRR तय होता है, कभी 4%, कभी 4.5%, कभी 3%। तो उसी हिसाब से उतना पैसा जो है बैंक जो है अनिवार्य रूप से, मतलब ये कंपलसरी आरबीआई के पास जाके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि CRR के रूप में जो ये राशि अलग से हटाकर रखी गई है, इस पर जो है आरबीआई बैंकों को किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता। अगर देखा जाए तो ये पैसा एक प्रकार से देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में बेकार पड़ा हुआ है। यह राशि जो है अर्थव्यवस्था में बिना किसी प्रयोग के पड़ी रहती है। इसीलिए इसके लिए हुआ क्या कि नरसिंघम समिति बैठाई गई। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक जो है थोड़ा सा यहाँ तक तो आपके लिए वनडे के लिए, इसके आगे थोड़ा सा आप सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए एक बार से। नरसिंघम समिति ने क्या किया, इन्होंने एक सिफारिश की कि जो CRR और SLR पे जो न्यूनतम सीमा है, कि हमने बता दिया नहीं 4% रहेगा तो 4% फिक्स है, उसको उन्होंने हटाने की सिफारिश की। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था की कंडीशन है या जैसे बैंकों की कंडीशन है, आरबीआई और बैंक मिलकर अपना CRR तय कर ले। जरूरी नहीं कि उसे आपने फिक्स कर दिया तो वही हर समय रहेगा। तो इसलिए फिर क्या है कि इन्होंने नरसिंघम समिति ने एक सिफारिश की कि इसकी न्यूनतम सीमा को हटा दिया जाए, और आरबीआई संशोधन एक्ट 2006 के अंतर्गत इसको स्वीकार भी कर लिया गया। यानी कि CRR पर कोई भी न्यूनतम सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे एक ये देखिए क्वेश्चन है, इसको मैं बाद में आपको सॉल्व कराता हूँ। फिर दोस्तों देखिए हम आगे बढ़ते हैं। SLR क्या है? SLR को हम लोग बोलते हैं संविधिक तरलता अनुपात।
दोस्तों होता क्या है, जैसे सीआरआर का अलग कॉन्सेप्ट है, एसएलआर का अलग। इसे आप ध्यान से देखिएगा, बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का, यानी बैंकों के पास कुल जितनी जमा राशि है उसका एक निश्चित प्रतिशत तरलता के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। यानी जहां सीआरआर में वो आरबीआई के पास रखता है, एसएलआर के केस में तरलता के रूप में, तरलता में आप कि वो नगद के रूप में हो सकती है, सोने का फॉर्म में हो सकती है, गोल्ड, सरकारी प्रतिभूति यानी जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहते हैं, इसके फॉर्म में अपने पास रखता है। ठीक है, जो भी होगा 20-25% जितना भी हो उतना पैसा बैंक, क्योंकि बैंकों की भी ज़रूरत बढ़ती है, कभी बैंकों को ज़रूरत पड़ती है, उधार देना होता है या अन्य कार्यों के लिए, तो बैंकों के पास भी कुछ ठोस अमाउंट अपने पास भी रखना पड़ता है, इसे ही हम लोग एसएलआर कहते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि एक प्रश्न अक्सर आता है दोस्तों, ये प्रश्न अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर में उठा के देखेंगे तो ये आईएएस प्री में कई बार प्रश्न आ चुका है कि सरकार को जो उधार देती है बैंक, वो किस माध्यम से देती है। सरकार को जो ऋण दिया जाता है बैंकों द्वारा, वो बेसिकली एसएलआर यानी संविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से दिया जाता है। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो मान लीजिए अगर सरकार को दीर्घकालिक ऋण देना है, लंबे समय के लिए ऋण देना है, एक हो सकता है सरकार को अल्पकालिक समय के लिए ऋण देना है। जब सरकार को दीर्घकालिक समय के लिए ऋण देना है तो इसके लिए बैंक क्या करता है, भाई बैंक के पास एसएलआर खाता है, उसमें नगद है, सोना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, तो इससे करता क्या है, बैंक जो अपने एसएलआर खाते हैं, जैसे नगद से बैंक ने क्या किया, सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। ठीक है, अपने नगद एसएलआर खाते को यूज किया, नगद लगा के उसने क्या किया, सरकार से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश किया, तो ठीक है, बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी और आ गया और सरकार को ऋण मिल गया। ठीक है दोस्तों, और ये दीर्घकालिक प्रक्रिया का होता है, लंबी अवधि के लिए। लेकिन जब सरकार को अल्पकालिक समय के लिए ऋण चाहिए, थोड़े समय के लिए ऋण चाहिए, तो सरकार उसके लिए क्या करेगी। जैसे मान लीजिए अभी सरकार को वर्तमान में कोरोना संकट है और अल्पकालिक ऋण चाहिए, तो सरकार जो है बैंक से ट्रेजरी बिल के माध्यम से ऋण प्राप्त करती है। इसके लिए होता क्या है, बैंक जो है ट्रेजरी बिल खरीद लेते हैं। ट्रेजरी बिल जो होते हैं 90 दिन या 364 दिन, यानी कि एक साल से कम, 364 दिन यानी एक साल से कम, एक साल से कम है, इसीलिए इसको हम अल्पकालिक ऋण कहेंगे। अल्पकालिक ऋण के अंतर्गत क्या होता है, बैंक जो है ट्रेजरी बिल के माध्यम से, ट्रेजरी बिल जब खरीद लेते हैं तो सरकार को पैसा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सरकार जो है अल्पकालिक ऋण प्राप्त कर लेती है। अब दोस्तों मैं इस टॉपिक पे आपको प्रश्न सॉल्व कराता हूँ। आप देखिए इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। आपको ये टॉपिक मैंने मुश्किल से 8 से 10 मिनट में समझा दिया। अगर आप इस पे प्रश्न देखिए तो इस पे बहुत सारे प्रश्न, अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड प्रश्न आए। जैसे देखिए पहला ही प्रश्न आया इसमें कि देखिए हम देखते हैं प्रश्न संख्या 211 जो कि आईएएस के प्री में 2013 में आया है। इसमें कहा गया है कि बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत करती है, यानी कि सिंपली क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर बैंक दर में वृद्धि हो जाए तो ये अर्थव्यवस्था में किस स्थिति को दिखाती है। देखिए दोस्तों पहले आप ध्यान दीजिए एकदम, बैंक दर में पहले मैं आपको एक कमी का उदाहरण समझा देता हूँ, फिर वृद्धि का उदाहरण समझा दूंगा, इससे आपके लिए और सरल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि बैंक दर में कमी होती है, सीआरआर में कमी होती है, भाई बैंक दर क्या था, वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देती है। जब बैंकों को कम और बैंकों को जो ऋण मिल रहा है वो कम दर पे मिल रहा है, तो बैंक भी अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसे कम करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई, बैंकों को जब 5% पे ऋण मिल जा रहा है तो बैंक क्यों अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। जब बैंकों को सस्ते दर पर ऋण मिल रहा है तो बैंक भी अपना दर कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो निवेश होगा वो सस्ता होगा। निवेश सस्ता क्यों होगा, लोग अधिक से अधिक लोन लेंगे, उससे निवेश करेंगे, तो निवेश आपका सस्ता हो जाएगा, आप उससे उपभोग भी सस्ता होगा, लोग अधिक से अधिक पैसा खरीदेंगे, पैसा का यूज़ करेंगे, उपभोग की सामान खरीदेंगे, आपका टीवी, फ्रिज, एसी, इन सामानों की अधिक से अधिक बिक्री होगी। तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो है वो तरलता बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों को अब कम इंटरेस्ट रेट पे ही पैसा मिल जा रहा है, तो बैंकों की तो लोगों की तरलता बढ़ जाएगी, तरलता बिल्कुल बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि जो आर्थिक समृद्धि है, जिसे आप सिंपली जीडीपी भी कह सकते हैं, जिसे आप जीडीपी एक प्रकार से कह सकते हैं, उसके लिए बेहतर स्थिति पैदा होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा, लोग उसे इन्वेस्ट करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो फिर उसका निवेश होगा। ठीक है, ये एक सुचक्र बन जाएगा। और लेकिन मुद्रास्फीति की जो स्थिति भी इस परिस्थिति में जनरित हो सकती है।
आप जनित हो सकती है। आप जान रहे हैं कि लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा होगा। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो मांग बढ़ेगी। अगर आपूर्ति ने मांग का बराबरी कर ली तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपूर्ति मांग से पीछे रह गई तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। अब इस प्रश्न में देखिए क्या पूछा है। पहले ये देखिए, आप पहले इस प्रश्न को देख लीजिए, ये भी IAS में आया है 2014 में। यहाँ पूछा है कि यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ बताया, फिर से देखिए इसको आप, कि जब BR यानी बैंक रेट को कम किया गया, ब्याज की दर को, तो या इंटरेस्ट रेट को कम किया गया, तो लोगों को जब सस्ते दर पे पैसा मिल रहा है तो वो निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो निवेश आपका सस्ता होगा, उपभोग सस्ता होगा। वही ऑप्शन नंबर C में दिया है कि अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। लोग अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक निवेश करेंगे। जब उनको सस्ते ऋण पे लोन मिल रहा है तो निवेश की मात्रा बढ़ेगी, पूंजी निर्माण अधिक से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? ठीक है, बैंक रेट कम हुआ, इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लोग निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, उपभोग सस्ता होगा, अधिक से अधिक निवेश होगा। यानी आप देखिए कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट से IAS के प्री में 2014 में प्रश्न आया है। तो दोस्तों अब आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये आपके बहुत ही काम की चीज़ें हैं, और ये आपके परीक्षा में, मैंने पहले ही बोला था कि आप किसी भी स्तर की परीक्षा दें, चाहे ग्रुप D की दें चाहे ग्रुप A की, ये कॉन्सेप्ट आपका हर जगह काम आएगा। आप बड़ी से बड़ी कोचिंगों में लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है, वहाँ भी बताया जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा, किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैंने भी कोचिंगों के माध्यम से ये चीज़ें सीखी हैं, लेकिन मैं आपको इतनी सहजता से इन चीज़ों को बता दे रहा हूँ। तो बस एकमात्र रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको सरलता से 10 मिनट की वीडियो में अगर इतना कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है जिससे कि आपकी परीक्षाओं के क्वेश्चन सीधे फंस जा रहे हैं, तो इससे और आपको क्या चाहिए दोस्तों? ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 212 हो गया, बैंक ब्याज की दर घट गई, निवेश व्यय को बढ़ाएगा। ठीक, अब इसमें दिया है कि बैंक दर में वृद्धि समानता इस बात का संकेत है। यानी कि अब देखिए केस नंबर 2 आ गया। पहले केस नंबर 1 था कि जब बैंक दर में कमी थी। अब देखिए, आप खुद ही सोचिए, आप खुद ही करिए, जब बैंक दर में वृद्धि हो जाएगी यानी CRR में वृद्धि हो जाएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में जो बैंक है वो महंगी या कड़ी मुद्रा नीति का प्रयोग कर रहा है। आप जानते हैं कि महंगी या कड़ी मुद्रा नीति का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जिससे कि लोगों की आय या लोगों की मांग, आय नहीं कह सकते सही से, लोगों की मांग कम हो जाए। जब लोगों की मांग कम हो जाएगी तो तरलता भी कम होगी, तरलता कम होगी तो मांग कम है, आपूर्ति ज़्यादा है या आपूर्ति मांग लगभग बराबर है, तो मुद्रास्फीति पे नियंत्रण हो जाएगा। तो सिंपली दिया है बैंक दर में वृद्धि किस बात का संकेत है? बैंक दर में वृद्धि इस बात का संकेत है कि केंद्रीय बैंक यानी RBI जो है महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। सस्ती मुद्रा नीति क्या है? जिसमें कि बैंक दर कम हो जाए, CRR कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, उसे हम सस्ती मुद्रा नीति कहेंगे। बैंक रेट बढ़ जाए, CRR बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, उसे हम महंगी या कड़ी मुद्रा नीति भी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं दिखाता हूँ इस पे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आया हो। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन आया है, ये भी आपके 228वां प्रश्न अगर आपको दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा जूम कर लें अपने वीडियो को। 228वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए IAS की प्री में 2007 में आया है कि रेपो दर वह दर होती है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। बिल्कुल सही, रेपो रेट वह रेट है, जैसे मान लीजिए आपने ये RBI का बना दीजिए ये बैंक, तो रेपो रेट वो रेट है जिसपे अन्य बैंक RBI से क्या लेते हैं? दीर्घकाल की अल्पकालिक ऋण लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला कथन बिल्कुल सही थे। अब दूसरे कथन के बारे में गिनी गुणांक के बारे में पूछा गया, जिसके बारे में अभी हमने आपको नहीं पढ़ा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक हिंट देते हैं। गिनी गुणांक बेसिकली जो है आय वितरण में असमानता या आय वितरण में समानता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कि मान लीजिए भारतवर्ष में 5% लोगों के पास अगर 5% संपत्ति है तो आय में पूरी समानता है। अभी आपने 2017 या 18 की रिपोर्ट थी, वहाँ पे ऑक्सफैम ने बताया था कि भारत में 1% लोगों के पास लगभग 73% संपत्ति है। तो आप देखिए कितनी बड़ी असमानता है। अगर वही 1% लोगों के पास 1% संपत्ति हो, 10% लोगों के पास 10% संपत्ति हो, तो इसे कहेंगे आय की पूर्ण समानता।
तो गिनी गुणांक जो है आय में समानता या असमानता को प्रदर्शित करता है। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। 0 मतलब पूर्ण समानता, 1 मतलब पूर्ण असमानता। स्टेटमेंट नंबर 2 में दिया है किसी देश की गिनी गुणांक के 1 का मान यानी 1 के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्ण समान है। गलत, 1 का मान नहीं, अगर यहाँ 0 होता तब। 0 का मतलब है कि पूर्ण समान यानी सबकी आय में वितरण समान है, और 1 का मतलब पूर्णता असमान है। ठीक है, ज़्यादातर देशों में 0 से 1 के बीच में होता है। जो विकासशील देश है वहाँ पर आय में बहुत ज़्यादा असमानता है। भारत में तो जो आपने पढ़ा ही होगा कि भारत में जो है प्रतिदिन दर क्या हो रहा है, आर्थिक जो है समृद्धि या आर्थिक खाई बढ़ रही है। यानी कि आर्थिक खाई बढ़ने का मतलब है कि आय वितरण में असमानता बढ़ रही है। वही जो विकसित देश हैं, जो विकासशील से विकसित की ओर बढ़ चुके हैं या जो पूर्णतः विकसित है, वहाँ पर आय वितरण में वहाँ भी असमानता है, और वहाँ पर अपेक्षाकृत भारत की तुलना में या विकासशील देशों की तुलना में आय वितरण में असमानता कम है। ठीक है, तो उनकी जो गिनी गुणांक की वैल्यू है 0 की तरफ रहेगी और विकासशील देशों की 1 की तरफ। देखिए दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ था, आपने एकदम इजीली सॉल्व कर लिया। यानी इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, और हम प्रश्न देखते हैं। देखिए एक प्रश्न आपका ये और आया है, प्रश्न संख्या 254। इसने पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप। मैं आपको बता चुका हूँ कि बैंक दर कम करने से क्या होगा, तरलता बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा, तो बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। आईएएस प्री 2001। फिर यहाँ देखिए, बैंक दर वह दर है, 2 बार क्वेश्चन बैंक दर में पूछा गया, आईएएस में भी, पीसीएस में भी। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए बैंक दर से अब क्वेश्चन नंबर 256। देखिए बैंक दर से अभिप्राय, फिर 2 बार पूछा, 3 बार ये क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, पर मैंने आपको अल्प समय में ही काफ़ी कुछ बता दिया है। इसको आप कई बार रिवाइज करें, वीडियो को पॉज करके लें और बार बार इसको देखें, समझें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत भी कराएं। धन्यवाद दोस्तों।